नाज़रीन, द लास्ट लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा ईरान पर हमला करने के लिए वो भी शुरू कर दिया गया है। नेतन्याहू की जानब से ये बात सामने आ रही है। नेतन्याहू ने ये कहा है कि ईरान एक हफ्ते के अंदर जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, और फिर मीन टाइम इसी के पैरेलल स्टीव विटकॉफ ने भी ये बयान जारी कर दिया है कि ईरान एक हफ्ते के अंदर अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। यानी नेतन्याहू ने कह दिया, और साथ ही अमेरिकी ऑफिशियल जो कि मुज़ाकरात का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है, ईरान के साथ जो है वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं और काफी ज्यादा ताकत रखते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो भी नेतन्याहू की बात को सेकंड कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है कि ईरान जब वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है। 90s के अगर बयान भी आप नेतन्याहू के उठाकर देखें तो उसमें भी नेतन्याहू ये कह रहा है कि ईरान ये 1 महीना दूर है, कभी कह रहा है ये 1 हफ्ता दूर है, कभी कह रहा है ये 6 महीने दूर है। ये 90s के, फिर उसके बाद आप इस सदी के अंदर नेतन्याहू के बयान, हर साल वो ये कहता है कि अब ये 2 हफ्ते ईरान जब वो दूर रह गया। तो ऐसे सैकड़ों और हजारों बयान नेतन्याहू के मौजूद हैं इस लेवल के ऊपर आकर, जब यानी ईरान पर हमला होने जा रहा है। साथ देखें वो ये कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ईरान इतने प्रोड्यूस कर रहा है कि उसको फौरी रोकना जरूरी है। अब कह रहे हैं जी ईरान 1 हफ्ता दूर है, इससे बड़ा कोई प्रोपेगेंडा और झूठ हो सकता है? ये अल्टीमेट जस्टिफिकेशन है ईरान पर हमला करने के लिए। जैसे वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन घड़े गए, तो अब ये जी ईरान 1 हफ्ता न्यूक्लियर से दूर रह गया है, तो इट मींस कि वो फौरी। अभी जो खबर साथ इसके ये आ रही है कि सीआईए ऑफिसर्स के बयान को वेस्टर्न मीडिया और इवन रशियन मीडिया ने भी कोट किया है, जिनके मुताबिक मंडे या ट्यूसडे को अटैक हो सकता है। इससे पहले सैटरडे का जो है वो आ रहा था कि सैटरडे को होगा। अब वो ये कह रहे हैं जी, लेकिन उस वक्त भी ये कह रहे थे सैटरडे और मंडे, ठीक है ना। तो अब वो कह रहे हैं मंडे और ट्यूसडे को अटैक हो सकता है। अगेन टाइमिंग के हवाले से कोई भी हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकता है, और ये सारी जो है वो जो टाइम है कि आज होगा, सुबह होगा, शाम होगा, ये डिसेप्शन भी हो सकती है। टाइम को साइड पर रखते हुए ये बात है कि हमला होगा ईरान के ऊपर, ये बात है, लेकिन कब होगा ये हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी सीआईए ऑफिसर्स के बयान चल रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे को ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा। ये वही टाइम है जब एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहां पर पहुंच जाएगा, और गल्फ जो बेसेस हैं वहां से भी इवैक्यूएशन की कंफर्मेशन सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ट्रंप का इनर सर्कल है, उसमें से कुछ एडवाइजर्स ट्रंप को ये एडवाइस कर रहे हैं कि ईरान पर हमला मत करो। जो बहुत ही करीबी ट्रंप का सर्कल है वो ट्रंप को ये कह रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक मत करो। इसके जो नताज हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट निकल सकते हैं जो हम सोच रहे हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीव विटकॉफ ने कुछ देर पहले इंटरव्यू दिया है और उसने ये कहा है कि ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है, और उसके बाद ये पल्ले नहीं पड़ रही कि ईरानियंस ने अभी तक सरेंडर क्यों नहीं किया। हमने इतना बड़ा नेवल और मिलिट्री बिल्डअप जब वो कर दिया है, इतने बेड़े वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, सैकड़ों जेट्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, सैंक्शंस हम लगा रहे हैं, इतना बड़ा प्रेशर हमने ईरान के ऊपर क्रिएट कर दिया है, और हम रोज बताते हैं कि हम सुबह हमला कर रहे हैं, शाम हमला कर रहे हैं। इतने में तो सबके टांगे कांप जाती हैं। और ये ईरानियंस ने एक बार भी हमसे आकर नहीं कहा कि जो हमारी डिमांड्स हैं उसका आधा भी वो मान लें और वो सरेंडर की तरफ चले जाएं और वो हमारे सामने जब झुक जाएं। ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है और हैरान है कि ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। ये स्टीव विटकॉफ का कुछ देर पहले का इंटरव्यू है। यानी इससे हमें कितनी बड़ी रियलिटी का अंदाजा हो रहा है कि ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ना ही ईरान के हवाले से रियलिटी जानती है कि ईरान जो है वो सरेंडर नहीं करता, ईरान की डॉक्ट्राइन में सरेंडर नहीं है, और ना ही वो इस रीजन की रियलिटी से जो है वो आगाह हैं और इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। वहां तो सद्दाम हुसैन जो इतना आइसोलेटेड था और उसको इतना ज्यादा डेमोनाइज किया था, उसको खत्म भी कर दिया, ग्राउंड अटैक भी कर दिया, फिर भी यहां पर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज हुई और फिर भी फौज जब लड़ती रही, ठीक है ना। सद्दाम हुसैन की पहले तो लगा सब भाग गए, लेकिन बाद में लड़ाई होती रही। तो सद्दाम हुसैन तो आइसोलेटेड था, ना उसके पास मिसाइल्स थे, ना उसके पास ड्रोन्स थे, और वो 1% रजीम था। ईरान तो फिर उसका मामला कुछ और है। 80,000 वो कहते हैं उनके पास ड्रोन्स हैं। मैं कहता हूं 80 भी ना हो, 50% भी हो, 50 को भी छोड़ें, उससे भी आप 25% कर लें, यानी कि 20,000 25,000 ड्रोन्स कर लें, फिर भी इतने ड्रोन्स को अमेरिका और इजराइल कैसे रोकेंगे। और अगर उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फिर चाइना रशिया ने क्या दिया, ये बिल्कुल एक सरप्राइज है। नॉर्थ कोरिया और बेलारूस से क्या आया, ये भी बिल्कुल एक सरप्राइज है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रंप ये कह रहा है कि भाई इतने में तो सरेंडर हो जाना चाहिए था, और ईरानियंस अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। इस पर ट्रंप परेशान है और फ्रस्ट्रेटेड है। तो इट्स मीन कि उसको ईरान से मुताल्लिक रियलिटीज का पता नहीं है, और जो ज़ायनिस्ट उसको प्ले कर रहे हैं कि ईरान वीक है, ईरान बस एक स्टेप अवे है कोलैप्स करने से, और यूं हम गए और यूं अटैक किया और यूं ईरान को हमने लपेट लिया। तो ट्रंप जब एक बहुत बड़े ट्रैप के अंदर आ रहा है, वो ऐसे मुल्क पर अटैक करने जा रहा है जिसको उसको पता ही नहीं है कि वो उस मुल्क की डॉक्ट्राइन क्या है, उसकी ताकत क्या है, और सरेंडर तो भूल जाना कि वो कभी सरेंडर करेंगे। अभी जो टकर कार्सन का इंटरव्यू हुआ था अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज से, ये भी जो लिंडसे ग्राम है उसी तरह का एक यानी इजरायली लॉबी का खास बंदा है। इसको ईरान की पॉपुलेशन का पता नहीं था कि ईरान के अंदर पॉपुलेशन कितनी है। यानी ये तो सबसे बेसिक चीज है ना कि आप किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, उसका रकबा कितना बड़ा है, वो छोटा मुल्क है या बड़ा मुल्क है, वो कितने लोगों का मुल्क है, वो आबादी थोड़ी है ज्यादा है, भाई ये मैटर करती है ना। किसी की आबादी 10 मिलियन है, किसी की आबादी 100 मिलियन है, तो 10 मिलियन कंट्री वाले मुल्क से लड़ना और बात है, 100 मिलियन कंट्री वाले मुल्क से लड़ना और बात है। तो बेसिक चीज मतलब सबसे आम मतलब रकबा और
उसकी आबादी, उसका ही उनको पता नहीं है, और बस वो उस ज़ायनिस्ट लॉबिंग में लगे हुए हैं कि बस हमला करना है, हमला करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन जो वो करने जा रहे हैं, और ये आप अगर जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, यूरोपियन एक्सपर्ट्स हैं, मिडिल ईस्ट में जो बैठे एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये ट्रम्प साहब जो वो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और ऊपर से जो खुद इस वक्त अमेरिका में एक माहौल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ट्रंप का जो एक फटा चल रहा है, ट्रंप इस वक्त वहां भी उसको बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। वो टैरिफ का जो फैसला आया उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ट्रंप के पास इकलौता सबसे बड़ा जो हथियार था जिससे वो फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी चला रहा था, यानी कि टैरिफ, वो उसका फारिग हो चुका है। तो इस माहौल में अगर वो एक ऐसी जंग करने जा रहा है जिसका उसको पता ही नहीं है कि ये कितनी खिंच सकती है, ये कितनी लंबी हो सकती है, तो एम्पायर जो है वो इस जंग से सिर्फ अपने डिक्लाइन को तेज करेगा। और ये अब सिर्फ अफसानवी बातें नहीं हैं, आप देखेंगे कि इस जंग से एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो तेज होगा। और इस वक्त खबर यह है कि ईरान ने अपनी जो हैवी मशीनरी है वो इराक बॉर्डर की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया तेजी के साथ, क्योंकि यहां से मिलिशिया ने भी अटैक करना है, यहां से और कोई ग्राउंड अटैक भी हो सकता है। तो इराक बॉर्डर की तरफ वो मशीन, और फिर यहीं से जो है वो जेट्स आएंगे इजराइल के, तो यहां पर अपना एयर डिफेंस और बाकी मशीनरी जो वो इन्फोर्स कर रहे हैं। और ईरान की जो स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पर अटैक हुआ तो इसका हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अनलिमिटेड होगा, उसकी कोई कैद नहीं है, उसकी फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड अगेन 12 डे वॉर के अंदर ईरान का रिस्पॉन्स जब लिमिटेड था, रिस्ट्रेन्ड था, कैलकुलेटेड था। यहां पर ईरान ये कह रहा है कि हमारा अनलिमिटेड रिस्पॉन्स होगा। और साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं है कि हम इसको आखिर में देखेंगे कि बंद करना या नहीं करना, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। जो ही अटैक होगा इसको हम इमीडिएटली जब बंद करेंगे। ये आज ईरान से जब स्टेटमेंट आ रही है, तो ये ट्रंप जब बहुत बड़े ट्रैप के अंदर आने जा रहा है नेतन्याहू के। 40 साल से नेतन्याहू जब इस जंग की लॉबिंग कर रहा है, और ईरान पर हमला करने के लिए इराक और शाम को भी तबाह किया गया, क्योंकि अगर ये स्टेबल कंट्रीज होते तो फिर ईरान पर अटैक कहां से होना था। तो यहीं की एयर स्पेस इस्तेमाल करके वो ईरान पर अटैक कर रहे हैं ना। तो ये नेतन्याहू और इजराइल का ट्रैप है। इजराइल वेस्ट को, अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि उस पर रूल कर सके। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के जा रहे हैं, यूरोप के जा रहे हैं, साथ उनकी ह्यूमन कॉस्ट है। और यूरोप में आप देखें, अमेरिका में देखें, उनके जो नेशनल इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो इतनी अब ज्यादा हो चुकी है कि उसी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसी की बुनियाद पर जोरान ममदानी जीता है, उसी की बुनियाद पर ट्रंप जीता है। लेकिन अगेन फिर वो अमेरिका को उस फॉरएवर वॉर की तरफ लेकर जा रहा है, जो अमेरिका इस वक्त कतई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं ट्रंप ये सोच रहा है कि भाई हम सिर्फ वहां पर जंगी भेड़े लगा देंगे तो ये ईरानियंस वैसे ही सरेंडर कर जाएंगे। तो अब वो अगला स्टेप उसका क्या होगा कि एक लिमिटेड स्ट्राइक करो तो ये सरेंडर कर जाएंगे। उसको पता ही नहीं है कि यहां पर आगे होने क्या जा रहा है। पहली गोली कौन चलाता है जंग में, ये तो डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन आखिरी गोली कौन जंग में चलाएगा ये किसी के हाथ में नहीं होता। तो ये रीजन है, और इसमें जंग जब सिर्फ ईरानियन बॉर्डर्स के अंदर महदूद नहीं रहेगी। माइक हॉकवे के हवाले से कंडेमनेशंस आ रही हैं, अरब लीग की, सऊदी अरेबिया की, बाकी मुल्कों की। ओआईसी ने इससे पहले कंडेम किया है। अरब इस्लामिक कंट्रीज कंडेम हॉकवेज रिमार्क्स ऑन पैलेस्टाइन। अरब स्टेट्स ने कहा है कि इजराइल की कोई सुवरेनिटी नहीं है पैलेस्टीनियन लैंड और एनी अदर ऑक्युपाइड अरब लैंड। और सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जाहिर अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि यह बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि एक अमेरिकी ऑफिशियल इस अंदाज के अंदर बात कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है सऊदी अरेबिया की कि इस तरह के बयान तो समुद्री से आते हैं, बैन गवर से आते हैं, बाकी इजरायली ऑफिशियल से आते हैं। और अमेरिकन, जब अरब वर्ल्ड है वो अमेरिकन को कहती है कि देखो ये इजरायली क्या बयान दे रहे हैं, आप तो हमें कहते हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड्स करो, इनके साथ नॉर्मलाइजेशन करो और इनके जरा इरादे देखो, तो अमेरिकन इनको लारा लपा लगाते हैं और ठंडा करते हैं कि नहीं ये बस ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट टोला है, इसको छोड़ें आप। आज अमेरिकन ऑफिशियल ये बैठकर बात कर रहे हैं, जो इजरायली क्या जो समुद्री और बैन गवर जैसे करैक्टर करते थे वो अमेरिकी एम्बेसडर बैठकर कर रहा। तो इससे वैसे वेकअप कॉल होनी चाहिए, खाली कंडेमनेशन करके पीछे बैठ जाना कि अच्छा ठीक है उसने कर दिया है। क्या इनकी कंडेमनेशन के बाद हॉकवे जो है उसकी अप्रोच बदल गई है, उसका बयानिया, उसका नैरेटिव, उसकी सोच बदल गई है? बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि वो उस पर और ज्यादा असर्ट कर रहा होगा कि देखो मैंने कैसे सबको हिला दिया है एक इंटरव्यू से। पूरा जो अरब एंड ओआईसी वर्ल्ड है वो हिला हुआ है। तो इसलिए अरब वर्ल्ड को चाहिए कि अपनी आर्मीज बनाएं और अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस खत्म करें। ठीक है ना। अभी आप देखें ना सऊदी अरेबिया वो टर्की से जेट खरीद रहा है तो उस पर भी अमेरिका को इतराज है। क्यों? क्योंकि ये मुल्क जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। और कतर इतनी 5 स्टार एयरफोर्स रख के भी इजराइल के खिलाफ एक पटाखा नहीं चला सका। तो जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये जितने मर्जी यहां पर लाकर जेट्स खड़े कर देंगे, किसी काम के नहीं है। तल अवीव को हिट करना कोई शुगल नहीं है, और द ओनली कंट्री जिसने तल अवीव को हिट किया है वो ईरान है। अगर उसके बाद भी उसके बाद तो कोई एक जेट भी नहीं है, फिर भी उसने तल अवीव को हिट किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो कुछ है उसका अपना बनाया हुआ है। तो ये अरब वर्ल्ड को भी ये सबक जो है सीखना चाहिए, और ये हॉकवे का इंटरव्यू जो है इसको कंडेम करके साइड पे ना रख दें, इससे जब वो सबक हासिल करें। जनाब अली, नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी किया है, साथ ही स्टीव विटकॉफ ने, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि नेतन्याहू तो चलो कह रहा है, अब वो अमेरिकी ऑफिशियल जो बाकायदा मुज़ाकरात का हिस्सा है जिसका मकसद जंग रोकना है, वो जंग की बात कर रहा है और एक ऐसी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि जिसके बाद जंग होनी ही होनी है। मतलब आप ये कह दें कि वो एक हफ्ता न्यूक्लियर बम से दूर हैं, तो उसके बाद रह क्या जाता है?
ये तो लास्ट लेवल की जस्टिफिकेशन है हमला करने के लिए कि देखो देखो वो न्यूक्लियर बनाने जा रहे हैं, तो उन पर फौरी हमला करना जरूरी है, देर से भी नहीं, फौरी करना जरूरी है। यरूशलेम पोस्ट, ईरान में बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल ग्रेड बॉम्ब्स इन प्रोबेबली अ वीक। एक हफ्ते में ईरान कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो बना सकता है, सिर्फ एक हफ्ता दूर रह गया ईरान। स्टीव विटकॉफ ने कहा, और ये फॉक्स न्यूज को इन्होंने इंटरव्यू दिया है कुछ देर पहले, कि पोजेसिंग फ्रॉम द मटेरियल नीडेड टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब, वो मटेरियल ईरान हासिल करने जा रहा है जिसे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और ईरानियन, उन्होंने कहा कि ईरानियंस हमें कहते हैं कि उनका प्रोग्राम जो वो बड़ा पीसफुल है, बट दे वर इनरिचिंग फार मोर यूरेनियम देन नेसेसरी, कि वो बहुत ज्यादा यूरेनियम इनरिच कर रहे थे। तो ये झूठ बोलते ईरानियंस कि इनका न्यूक्लियर जो वो पीसफुल है। तो इजराइल जो एनपीटी कभी आज तक उसने साइन भी नहीं किया और वो न्यूक्लियर लेकर बैठा हुआ है, और ईरान जिसके खिलाफ 47 ईयर का प्रोपेगेंडा है, आज तक उन्होंने न्यूक्लियर नहीं बनाया। तो ये आखिरी दर्जे की मुनाफकत है। और नेतन्याहू, ईरान इज परहैप्स अ वीक अवे, वीक्स भी नहीं, एक हफ्ता दूर है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड वी विल नॉट अलाउ दिस। ईरान सिर्फ ताकत से ही जवाब दे सकता है, इनके प्रोपेगेंडे का क्या जवाब दिया? अब ईरान इसका क्या जवाब दे कि नहीं हम एक हफ्ता दूर नहीं है? उस 47 ईयर से तो वो बता रहे हैं, अब फिर वो कह रहे हैं कि ये एक हफ्ता दूर है, तो जब हमला वो कह रहे हैं आज हो सकता है, कल हो सकता है, साथ ये वाली जस्टिफिकेशन। अब ये पूरा मीडिया भरा पड़ा है इन तमाम हेडलाइन से कि भाई एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ता रह गया। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि ट्रंप बहुत ज्यादा ये परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्यूरियस है, वो ये जानना चाहता है कि ईरानियंस ने अभी तक सरेंडर क्यों नहीं किया। हमने इतने बेड़े, इतनी नेवल, इतनी एयरफोर्स लगा दी है, इतना प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया है, सैंक्शंस लगा रहे हैं, फिर भी ये ईरानियंस टस से मस क्यों नहीं हो रहे? ये बात ट्रंप के पल्ले नहीं पड़ रही, और वो बड़ा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि वजह क्या है कि ईरानियंस सरेंडर क्यों नहीं। इतना कुछ हम किसी भी मुल्क के खिलाफ भेज दें तो उनकी टांगें कांप जाती हैं, ये ईरानियंस तो टस से मस नहीं हो रहे, ये तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। सो विटकॉफ, ट्रंप क्यूरियस व्हाई ईरान हैज नॉट सरेंडर्ड। आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितना बड़ा बयान है, इतनी बड़ी ये रियलिटी को वाज़ेह कर रहा है कि उनको कख पता नहीं है ईरान का, उनको कख पता नहीं है सुप्रीम लीडर का, और उनको पता ही नहीं है कि ईरान की डॉक्ट्राइन में सरेंडर है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि वो जिस जंग में कूदने जा रहे हैं, इस जंग में क्या से क्या हो सकता है, कितना ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिकन मफादात का हो सकता है। और फिर तुर्की उनको वार्न कर रहा है, सऊदी अरेबिया उनको खबरदार कर रहा है, मिस्र कर रहा है, कतर कर रहा है, यूएई ने पब्लिकली कह दिया ना एयर स्पेस देंगे ना बेस देंगे, सारे का सारा रीजन उनको खबरदार कर रहा है। फिर भी ट्रंप के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही, और अब कह रहा है जी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भाई ये ईरानियन सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें उसको कोई पता ही नहीं है ईरान का, और उसको सिर्फ ये फीड किया जा रहा है ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से, ईरान तो बड़ा कमजोर हो गया है, बस एक झटका देंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। ट्रंप एक्सप्रेस्ड हिज एंगर ओवर ईरान्स फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू यूएस डिमांड डिस्पाइट मिलिट्री प्रेशर। President Trump does not understand why the Iranians have not surrendered. Trump, ये बात समझ नहीं आ रही ट्रंप को, ही is unable to understand। उसके बाद ये पल्ले नहीं पड़ रही, वो इस बात को समझने से कासर है कि ईरानियन ने सरेंडर क्यों नहीं किया। यानी देखें, आप चाइना से लड़ने जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से लड़ने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई हमारी बड़ी जंग होने वाली है। वो ईरान से लड़ने आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ यहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा। यानी वो ईरान की असल स्ट्रेंथ को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किससे लड़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ना कि आपको पता ही नहीं था लड़ने किससे जा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उनकी सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि उनकी डिक्शनरी में सरेंडर नहीं है, उनकी ये सबसे बड़ी ताकत है। वरना तो बड़ी बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है वो एक बयान से ढेर हो जाती हैं। तो ईरान, उसके जो साहिलों के ऊपर जो बेड़े खड़े हुए हैं, सैकड़ों जहाज खड़े हुए हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आ गई हैं, और कितने मिसाइल और ड्रोन्स और जेट्स और क्या कुछ नहीं आ गया है। 1/3 ऑफ द नेवी आ गई है, 1000 के करीब जेट्स आ गए हैं। तो और न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्स, इजराइल, अमेरिका, बर्तानिया। तो फिर भी ईरान अपनी प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ है कि प्रिंसिपल मुज़ाकरात करेंगे, और अगर नहीं करने तो फिर हम जंग करेंगे। और ट्रंप ने कहा कि ईरानियंस ने अभी तक हमारे डिमांड्स को जो है वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, कि जो हम कह रहे हैं कि भाई ये रोल बैक कर दो, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर दो, ये ईरानियंस भागे भागे हमारे पास क्यों नहीं आए कि हाँ हाँ हम करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप क्यूरियस व्हाई ईरान हैज नॉट सरेंडर, हार्ड टू ब्रिंग देम टू दैट पॉइंट। ये स्टीव विटकॉफ कह रहा है, ईरानियंस को इन नकात के ऊपर राजी करना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ट्रंप ने कहा कि व्हाई हैव नॉट दे कम, क्यों वो भागे भागे नहीं आए और हमें ये कहा कि वी डू नॉट वांट वेपन्स एंड दिस इज व्हाट वी आर विलिंग टू डू। और उनकी तो दौड़े लग जानी चाहिए थी, और वो भागे भागे आते कि बादशाह सलामत हमने करना क्या है। बिहेवियर तो ये होना चाहिए था ईरानियंस का, होता तो ये है जहां पर हम ताकत भेजते हैं, बेड़े भेजते हैं, और ईरानियंस जब टस से मस नहीं हो रहे। तो मैंने बताया इट्स हार्ड टू ब्रिंग देम टू दैट पॉइंट, उनसे सरेंडर करवाना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाब रशियन मीडिया देखिए
widely circulated statement from a CIA officer, Trump will attack Iran on Monday or Tuesday. अगेन ये हो भी सकता है, अगेन ये नहीं भी हो सकता। टाइमिंग के ऊपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पर, क्योंकि देखें जो हमले का टाइम होता है ना, वो तो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है ना, जिसके पीछे तमाम दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी होती हैं। तो वो एग्जैक्टली तो कोई भी शायद ना जान सके कि वो एग्जैक्टली हमला कब होगा, कल होगा, परसों होगा या अगले महीने होगा, लेकिन ये अब सब जानते हैं कि हमला होगा। और एबीसी न्यूज कंफर्म कर रहा है कि कतर बेस से जो पर्सनल्स हैं और डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी निकाला जा रहा है। अच्छा, अब एक्सियस ये रिपोर्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ ट्रंप जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा ईरान पर हमला मत करो, उन्होंने अपोज किया ईरान पर हमला करने से। लिंडसे ग्राहम की जरा हेडलाइन देखिए। लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ट्रंप छोड़ो उन एडवाइजर्स को, ईरान पर हमला करो। लिंडसे ग्राहम अर्ज ईरान स्ट्राइक एज ट्रंप एडवाइजर्स डिवाइडेड। ट्रंप का जो इनर सर्कल है, 5-7 ही लोग हैं बस, ज्यादा तो है नहीं, वो इनर सर्कल भी जो मतलब देखे ना, ट्रंप का जो तरीकाकार है और जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो तो ज़ाहिर बिल्कुल खुशामद वाले लोग हैं, उसमें किसी की से तो है नहीं, लेकिन यहां पर फिर भी वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमला मत करो। और ये बात भी ज़ायनिस्टों को अच्छी नहीं लगी और लिंडसे ग्राहम कह रहा है ट्रंप उनको इग्नोर करो और ईरान पर हमला करो। दैट मींस कि आप देखें लिंडसे ग्राहम ये फिर अमेरिका के लिए काम तो नहीं कर रहा है, ये तो इजराइल के लिए काम कर रहा है कि जो वहां पर पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं उनको समझ आ रही है कि भाई ईरान पर हमला करना अमेरिकी मफादात के कितना खिलाफ हो सकता है। और लिंडसे ग्राहम कह रहा है नहीं अटैक करो। और आई एडवाइस प्रेसिडेंट ट्रंप टू बॉम्ब ईरान एंड आई अर्ज हिम टू इग्नोर देम। ये जो एडवाइजर्स कह रहे हैं कि हमला मत करो, इनको इग्नोर करो, ईरान पर बमबारी कर दो, ईरान पर अटैक कर दो। तो ये ज़ानिस्ट जो है वो ट्रंप को प्ले कर रहे हैं और ज़ानिस्टों को ये भी पता है कि ट्रंप इंपीच भी हो सकता है, तो इसे जो कुछ करवाना है इसे करवा लो जल्दी जल्दी। इनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी किस तरह से नीचे आ रही है, ट्रंप किस तरह से इंपीच हो सकता है, वो मिड टर्म इलेक्शंस हार सकता है, इसे जो करवाना है जल्दी जल्दी करवा लो। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसा आइडियल टाइम कभी नहीं आएगा हमारे पास। तो ईरान जो है आईआरजीसी लार्ज स्केल मूवमेंट उसकी देखी जा रही है, हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो इराकी बॉर्डर की तरफ मूव किया जा रहा है। और ईरान सेज कि इट्स रिस्पांस विल बी ब्रॉड एंड अनलिमिटेड इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल स्टार्ट्स अ वॉर। अगर अमेरिका ने जंग शुरू की तो हम ये वाजे करना चाहते हैं कि हमारा रिस्पांस जब अनलिमिटेड होगा। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश जो है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। क्योंकि देखें ईरान को पता है कि फौरी करना है, फौरी एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करना है कि मुंह तोड़ जवाब जाए। जैसे आप देखें ना कि ट्रंप जो ये सोच रहा है कि एक लिमिटेड अटैक पहले किया जाए। अब मिलिट्री लॉजिक में लिमिटेड अटैक क्यों करना है? ताकि ईरानियंस के मसल चेक किए जा सके, ईरानियंस कितने जोगे हैं। तो ईरान को एक बड़ा हमला, एक इमीडिएट रिस्पांस और एक तबाहकुन रिस्पांस ही बचा सकता है। और यही कुछ है वो ईरानियंस करने जा रहे हैं। ना ही वो वेट करेंगे, ना ही वो कैलकुलेटेड रिस्पांस देंगे, बल्कि वो एक बहुत ब्रॉडर अटैक करेंगे। और सबसे पहले तो मिसाइल बरसेंगे तल अवीव पर। और ये तल अवीव इतना बड़ा नहीं है कि जो 50 ईरानी मिसाइल भी बर्दाश्त कर सके। ये मैं आपको बता दूं, जो ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और जो ईरान की डिस्ट्रक्शन एब्जॉर्ब करने की पावर है वो ईरान से कहीं ज्यादा है। तो अब देखना उनके सैकड़ों जेट्स आए, उन्होंने ईरान में उससे कहीं ज्यादा तबाही मचाई जो ईरान ने इजराइल में मचाई। लेकिन सीज फायर के लिए कौन भागा? इजराइल। हालांकि तबाही ज्यादा ईरान में हुई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह कि ईरान एक बड़ा मुल्क है, ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और उसमें यानी ये सलाहियत ज्यादा है कि वो ज्यादा कुछ बर्दाश्त कर सकता है। इजराइल इतना बड़ा मुल्क है ना, वो इतना ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। उस 12 दिन की जंग के बाद उनके लाखों लोग वैसे ही वहां से फरार हो गए। और अगर ईरान के सिर्फ 50 मिसाइल भी तल अवीव पर गिर गए ना, तो तल अवीव में आपको कुछ नजर भी नहीं आएगा। एक ईरानी मिसाइल ने इनकी 27 बिल्डिंग्स तबाह की हैं, जो तल अवीव ने ये मनाजर आज तक कभी नहीं देखे। तल अवीव को हिट करना कोई शुगल का काम नहीं है और ना उसको कोई कर सका है, ये सिर्फ ईरान ने किया है। इसलिए वो हर सूरत ईरान को डिसाइड करना चाहते हैं कि एक ऐसी ताकत रीजन में पैदा हो गई है जो तल अवीव को हिट कर सकती है और उसका एक एक मिसाइल जब वो 27 बिल्डिंग्स तबाह कर सकता है। इसलिए तो अब वो चीख कर बता रहे हैं ईरान के मिसाइल ज्यादा खतरा है, ईरान के मिसाइल ज्यादा खतरा है। तो आखिरी बात यह है कि ट्रंप साहब एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन करने जा रहे हैं। यूरोपियंस भी बड़े एक्साइटेड हैं ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन यूरोपियंस का तो बिल्कुल इस जंग से कोई लेना देना होने नहीं चाहिए। इसका अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान होना है तो वो सबसे पहले तो यूरोपियंस को होना है। एनर्जी उनकी जाएगी, माइग्रेशन उनकी तरफ होगी, उनका तो इसमें कोई फायदा है ही नहीं। लेकिन वो सिर्फ इस बुक्स में कि ईरान और रशिया के ताल्लुकात हैं तो ईरान पर वो बमबारी करने जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा उनको। और ईरान अगर इस जंग में सर्वाइव कर जाता है तो फिर आप देखिएगा कि क्या कुछ तब्दीलियां इस रीजन में न सिर्फ आएंगी बल्कि दुनिया में भी आएंगी। इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया, आपने राइज अदा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।